हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हमारी एक बेहतरीन सीरीज माइंड मैप सीरीज जिसका मेन पर्पस है क्विक रिवीजन। क्लियर है? बिल्कुल डिटेल कोर्स हम लेके ही चल रहे हैं, एनसीईआरटी हम लेके ही चल रहे हैं अदर सीरीज के अंदर, पर यहां हम ले रहे हैं माइंड मैप, मतलब क्विकली 45 टू 55 मिनट के अंदर कंप्लीट चैप्टर एकदम ब्रेन में सेट इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। ठीक है, तो सीरीज में आज जो हमारा टारगेट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है, जिसमें हम एनिमल टिश्यू आज टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और आज का जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा लेक्चर 1 के अंदर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इन चारों टिश्यू को ब्रेन में सेट करने वाले हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना है माइंड मैप यानी सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, बहुत डिटेल्ड डीप में नहीं होगा, पर एनसीईआरटी पूरी कवर्ड होगी, नोट्स लगभग सारे कवर्ड होंगे, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड होंगे, बट डिटेल्ड में नहीं होगा। क्लियर है? बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज टिश्यू। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने बोला भी था, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। मान लो ये सेल का एक ग्रुप है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में फंक्शन में सिमिलर है एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। इन सब को मिलाकर के जो बन रहा है ना, इसको हम टर्म यूज करते हैं टिश्यू। समझने की कोशिश करना, ठीक है। टिश्यू क्या है? जब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर एनिमल बनने स्टार्ट हुए, ठीक है, तो वहां ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। हमने डिटेल में बताया भी था, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर में जब स्टार्ट हुआ तो वहां धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई। तो वहां जब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई तो ग्रुप ऑफ सेल की रिक्वायरमेंट थी जो स्ट्रक्चर में फंक्शन में सिमिलर हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को करने में, ठीक है, सिमिलरिटी दिखाए और उनका लगभग ओरिजिन भी सिमिलर हो। ठीक है, तो यहां हमने टर्म यूज किया है बेटा मल्टी सेलुलर एनिमल। तो ध्यान रखना है आपको, यूनी या मल्टी, ऑलवेज मल्टी सेलुलर में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, समझना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसके साथ मिलकर के इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो यहां पर क्या होगा, एक तो जो होगा इसको इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलेंगे, इधर लिखते हैं इंटर सेलुलर सब्सटेंस, सिमिलर फंक्शन यानी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है स्ट्रक्चर। इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर फंक्शन स्ट्रक्चर विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो अब यहां हमने 4 टाइप के टिश्यू को क्लासिफाई किया हुआ है। तो पहले हम यहां लेने वाले हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू। एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब ग्रोथ या कवरिंग। ठीक है, एपी अपॉन हीलियम ग्रोथ या कवरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट है कि यहां पर इंटरसेलुलर सब्सटेंस न के बराबर बहुत कम लिटिल होता है, पर रीजनरेशन पावर एपिथेलियल टिश्यू की हाई होती है। बट एवेस्कुलर होते हैं फिर भी रीजनरेशन पावर इनकी हाई होती है, क्योंकि ये नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ठीक है, और ठीक उस लेयर के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हाईली वेस्कुलर होते हैं। तो जो हाईली वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वहां से डिफ्यूजन के थ्रू इन एपिथेलियल टिश्यू को नरिशमेंट मिलता रहता है, क्योंकि दोनों के बीच में नॉन सेलुलर, सेल से मिलकर के नहीं बनी होती, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए इनके पास हाई रीजनरेशन पावर होती है एवेस्कुलर होते हुए भी। बट नर्व्स आर प्रेजेंट, नर्व्स यहां प्रेजेंट होते हैं।
लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस, हाई रीजनरेशन, एवेस्कुलर, बट नर्व्स आर प्रेजेंट। ये मेन पॉइंट्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे पॉइंट की फॉर्म में। पोजीशन कहां मिलते हैं, पोजीशन क्या है? बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी आउटर लेयर फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू, जितने भी हॉलो ऑर्गन, हॉलो ट्रैक होते हैं, इंटरनल लाइनिंग फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ऑल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। आउटर लेयर ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स। सेकंड ध्यान रखना है इसके अंदर आपको, ठीक है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन, ठीक है, या कैविटी मान सकते हो, एंड ट्रैक्ट। जितने भी ट्रैक होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग इसी से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको इसके अंदर, ठीक है, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ऑल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं आउटर लेयर, जितने भी हॉलो ऑर्गन या ट्रैक या कैविटीज होते हैं इंटरनल लाइनिंग आल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंड्स आल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू के मेन पॉइंट आपके सामने आ गए, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो इनको भी आप क्लासिफाई कर सकते हो टू पार्ट में, सिंगल लेयर एपिथेलियल और मल्टी लेयर एपिथेलियल। सिंगल लेयर मतलब सिंपल, मल्टी लेयर मतलब कंपाउंड, ठीक है। तो इसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हो टू पार्ट के अंदर, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अगर मैं सिंपल की बात करता हूं, सिंपल का मतलब क्या हो गया? सिंपल मतलब सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, ठीक है। सिंगल कहां होते हैं? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोलती है इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी डक्ट ट्यूब्स एटसेट्रा। किसके लिए? फॉर, मेन पर्पस क्या है इनका? फॉर किसके लिए? इंटरनल लाइनिंग होगी, इसके लिए होगी, ये ध्यान रखना है, फॉर डिफ्यूजन, आसानी से वहां से डिफ्यूजन हो पाए, ठीक है। तो फॉर डिफ्यूजन ध्यान रखना है आपको, फॉर डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, एटसेट्रा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर सिंगल लेयर है तो वो इंटरनल लाइनिंग भी बनाएगा, हाँ एक्सटर्नल लाइनिंग भी बनाएगा, पर मोस्टली इंटरनल लाइनिंग, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड एक्सटर्नल लाइनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनल लाइनिंग के अंदर ध्यान रखना है आपको सिंपल पार्टिसिपेट करते हैं। क्या पर्पस है, क्यों करते हैं? क्योंकि सिंगल लेयर है, आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है और सिक्रेशन भी हो सकता है, सिंगल लेयर है। इसलिए ग्लैंड सिंगल लेयर से मिलकर बने होते हैं, मल्टी लेयर से मिलकर के नहीं बने होते। एक बात क्लियर है? जबकि मल्टी लेयर की बात करते हैं तो मल्टी लेयर का मेन पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल स्ट्रेस। किसी भी टाइप का स्ट्रेस बॉडी को होता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? फाइनली आगे बढ़ते हैं। अब इनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को,
किसके बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं? सॉरी, अब सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड हमने दो बातें कर ली ना, तो अब सिंपल को पहले लेते हैं, कंपाउंड को हम बाद में लेते हैं। सिंपल को जब हम पहले लेते हैं तो सिंपल को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेस पर? स्ट्रक्चर। जैसे सिंपल है मतलब सिंगल लेयर, सिंपल का मतलब ही है सिंगल लेयर, सिंपल मतलब सिंगल लेयर। सिंपल का मतलब ही है सिंगल लेयर। अब सिंगल लेयर फ्लैट भी हो सकते हैं, सिंगल लेयर फ्लैटेंड भी हो सकते हैं, सिंगल लेयर क्यूब शेप भी हो सकते हैं और सिंगल लेयर कॉलम शेप भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल लेयर, तो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल लेयर फ्लैटेंड मतलब स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस, क्यूब शेप भी दिख रहे हैं आपको, सिंपल क्यूबॉइडल, और कॉलम शेप भी देखने को मिल रहे हैं आपको, सिंपल कॉल्यूमनार, सिंपल कॉल्यूमनार। हाँ, और कॉल्यूमनार का मॉडिफिकेशन भी थोड़ा सा है, जहां ऐसे कॉल्यूमनार जिनमें सीलिया देखने को मिलते हैं, सिलिएटेड कॉल्यूमनार, सिलिएटेड कॉल्यूमनार। ठीक है, तो सिलिएटेड कॉल्यूमनार आप समझ ही रहे हो, इन सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनको ही हम क्लासिफाई करने वाले हैं। मेनली आपको याद क्या रखना है? इनके एग्जाम्पल याद रखने, वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब क्लासिफाई कर देते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले लेते हैं, इनको एक टर्म से भी हम जानते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं इनको? इनके 2 नाम होते हैं। ठीक है, एक तो आप जानते हो इनको, ठीक है, पेवमेंट के नाम से, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। एक टर्म और आता है इनके लिए टेसिलेटेड, टेसिलेटेड टर्म भी यूज करते हैं। ठीक है, पेवमेंट मतलब होता है फ्लैटेंड, फ्लैटेंड टाइल लाइक, और टेसिलेटेड टर्म आता है अगर इनमें कहीं वेवी अपीयरेंस या इरेगुलर मार्जिन प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं टेसिलेटेड। ठीक है, स्पेशली देखो, पेवमेंट तो सारे एपिथेलियल, सारे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को हम पेवमेंट टर्म यूज कर सकते हैं सबके लिए, ऑल सिंपल स्क्वैमस, सभी के लिए। पर ये स्पेसिफिक टर्म है क्योंकि इरेगुलर मार्जिन या वेवी अपीयरेंस, समझना मेरी बात, हर जगह देखने को नहीं मिलते। ये 2 जगह देखने को मिलते हैं, या तो मीजोथीलियम के अंदर नंबर 1, या ध्यान रखना है आपको एंडोथीलियम के अंदर। अब पूछोगे सर मीजोथीलियम क्या होती है? मीजोथीलियम इज अ इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, हमने डिटेल में बता भी दिया था, क्योंकि ये क्या है? ब्रेन मैप है, पर हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत करो। ठीक है, तो ये कहां देखने को मिलेंगे? मीजोथीलियम, मीजोथीलियम इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। ठीक है, एक टर्म और यूज करना इसके अंदर, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ये तो आप जानते हो। एंडोथीलियम क्या है? इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग को एंडोथीलियम बोलते हैं। तो यहां पर टेसिलेटेड टर्म 2 के लिए लगाएंगे, ये लगभग सबके लिए लगाते हैं। एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखने। और एनसीईआरटी ने एक फंक्शन दे रखा है सिंपल स्क्वैमस का, क्या? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। तो जब भी हम एनसीईआरटी के एग्जांपल की बात करते हैं, एनसीईआरटी, मैं फिर से बोल रहा हूं, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बिल्कुल वही लेके चल रहे हैं, सारे पॉइंट जिक्र करते चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माइंड मैप का मतलब है बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पर हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या क्या याद रखना है भाई, कहां पर फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन हो सकता है?
तो फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन आपको, अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहां देखने को मिलेगा? एल्वेलाई ऑफ लंग्स, एल्वेलाई ऑफ लंग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताओ कहां देखने को मिलेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल, क्योंकि वुमेन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन होता है। साथ में आपको ध्यान रखना है एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एलएच का डिसेंडिंग वाला पार्ट, नीचे आता आने वाला पार्ट, ये नेफ्रॉन का केस आ गया, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के केस में। इसके अलावा भी एग्जांपल है, दो एग्जांपल मैंने लिखाई दिए आपको, मीजोथेलियम, मीजोथेलियम एंड एंडोथेलियम। तो 4 एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर मैं एल्वेलाई ऑफ लंग्स की बात करता हूं, फंक्शन, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, फंक्शन पहले बता दिया, ठीक है, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। तो यहां से एयर का होता है, वोमेन्स कैप्सूल फिल्ट्रेशन होता है, यहां से भी एब्जॉर्प्शन किसका होता है? वाटर का होता है। मीजोथीलियम और एंडोथीलियम बॉडी की इंटरनल कैविटी, बॉडी की इंटरनल कैविटी, ये याद रखनी है आपको। साथ में एंडोथीलियम भी याद रखनी है, एंडोथीलियम, ठीक है। एंडोथीलियम इज अ इंटरनल लेयर ऑफ, एंडोथीलियम इज अ इंटरनल लेयर ऑफ, किसका इंटरनल लेयर? ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। क्लियर है बिल्कुल? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉल्यूमनार। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप, कॉल्यूमनार कॉलम शेप। तो क्यूबॉइडल की अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा सिंपल क्यूबॉइडल का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कहीं पर भी सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन होगा, क्यूबिटल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम कॉल्यूमनार, एनसीईआरटी बोलती है सीक्रेशन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो जहां पर भी सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन होगा, क्यूबिटल और कॉल्यूमनार होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम क्यूबिटल की बात करते हैं तो वापस आ जाओ, इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे नॉर्मल क्यूबिटल, नॉर्मल क्यूबॉइडल। नॉर्मल क्यूबॉइडल का मतलब है इनकी फ्री सरफेस पर ना तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, ना सीलिया होंगे। सिंपल क्यूबॉइडल तो क्यूबॉइडल ही है, सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे ही हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 2 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल का मतलब है इन ट्यूब शेप एपिथेलियल की फ्री सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे, जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये डिफरेंस है। तो आपको याद क्या रखना है, इनके एग्जाम्पल। नॉर्मल क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल क्या याद रखोगे भाई? सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम जो कहां होती है? इन गोनैड्स ऑफ गोनैड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। इसके अलावा नेफ्रॉन के केस में, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में क्या? तो नेफ्रॉन में आपको ध्यान रखना है क्यूबिटल कहां होते हैं, ठीक है। सबसे पहले असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और कहां पर? DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और कहां पर? ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। इन तीनों एग्जाम्पल को याद रखना है, ठीक है। इन तीनों ही एग्जाम्पल को याद रखना है, ठीक है। क्या क्या? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन तीनों ही एग्जाम्पल को याद रखना है नेफ्रॉन के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, अब ये याद रखना है बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनकी डक्ट होती है, ठीक है।
किसी किसी ग्लैंड की स्मॉल डक्ट होती है, किसी की डायमीटर ज्यादा होता है। जो छोटे छोटे डक्ट होते हैं ना उनमें सिंगल लेयर क्यूबेडल होते हैं, जो बड़े डक्ट होते हैं ना उसमें मल्टी लेयर क्यूबेडल होते हैं। याद हो, मैंने याद कराया भी था आपको, स्मॉल डक्ट सिंगल लेयर क्यूबेडल, और जिनका डायमीटर ज्यादा होता है ब्रॉड होते हैं उनमें मल्टी लेयर क्यूबेडल। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम आपको याद रहेगा, नेफ्रॉन का केस आपको याद रहेगा, स्मॉल डक्ट ऑफ सेक्रेटरी ग्लैंड आपको याद रहेगा, बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है, याद रहेंगे। ठीक है, अब नेफ्रॉन का वुमेन्स कैप्सूल हो चुका था। ठीक है, पीसीटी वाला पार्ट बचा हुआ है, पीसीटी से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी से। तो ध्यान रखना ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होगी, तो याद रखना पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की पीसीटी से आपको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल जाएंगे। अब कोल्यूमिनार की बात कर लेते हैं, तो कोल्यूमिनार का स्पेसिफिक क्या है पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट ध्यान रखने। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ओवल शेप न्यूक्लियस होगा, प्रेजेंट नियर द बेस, प्रेजेंट नियर द बेस, और बेस के बहुत पास होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, कॉल्यूमनार यानी कॉलम शेप, कॉल्यूमनार का मतलब है कॉलम शेप, ओवल शेप न्यूक्लियस होगा, प्रेजेंट नियर द बेस, बेस के पास होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, गोबलेट सेल, गोबलेट सेल्स ओनली प्रेजेंट इन कॉल्यूमनार, कॉल्यूमनार, या इनका एक मॉडिफिकेशन होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी ने सिर्फ कॉल्यूमनार की बात की है, पर कॉल्यूमनार का एक मॉडिफिकेशन और होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, यानी फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, यानी लगते हैं स्ट्रेटिफाइड बट समझ, स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टी लेयर नहीं होते, सिंगल लेयर होते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया तो मैंने नहीं कराया, बस ध्यान रखो कि इनके पास गोबलेट सेल होते हैं जो म्यूकस को रिलीज करते हैं, जो किसी और के पास नहीं होते, म्यूकस रिलीजिंग सेल कॉल्यूमनार में होते हैं और कहीं नहीं होते। ये स्पेसिफिक पॉइंट हो गए कॉल्यूमनार के। अब याद क्या रखना है आपको, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले नॉर्मल कॉल्यूमनार, नॉर्मल कॉल्यूमनार, इसके एग्जांपल याद रखो। नॉर्मल कॉल्यूमनार के एग्जांपल कौन से हैं, इसके अलावा क्या याद रखना है आपको, नंबर 2 नॉर्मल के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार। चलो ठीक है, इसके एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, यहां पर सिलिएटेड कॉल्यूमनार भी होते हैं, सिलिएटेड कॉल्यूमनार, और सीलिया भी 2 टाइप के हो सकते हैं, काइनोसिलिएटेड कॉल्यूमनार और स्टीरियोसिलिएटेड कॉल्यूमनार, जो मैं समझाता हूं आपको अभी। ठीक है, तो इन कॉल्यूमनार को भी फर्दर 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, समझना आया ना। फिर ऐसे कॉल्यूमनार जिनके पास, ऐसे कॉल्यूमनार जिनके पास फ्री सरफेस पर ना तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना सीलिया होते हैं, वो नॉर्मल कॉल्यूमनार है। तो जो हमारा जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारी गट, हमारी इंटेस्टाइन, उसमें मिलने वाले ग्लैंड्स के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हम लिख देते हैं ग्लैंड्स ऑफ, एग्जांपल में क्या लिखोगे, ग्लैंड्स ऑफ गट, गट के ग्लैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ब्रश बॉर्डर कहां मिलेंगे, ठीक है, आप बोलोगे ट्रैक ऑफ गट, पर्पस क्या है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्ब करना है, फ्री सरफेस पर ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, क्लियर है। और सिलिएटेड कॉल्यूमनार, अब सीलिया 2 टाइप के हो सकते हैं, मोटाइल सीलिया, नॉन मोटाइल सीलिया, मींस काइनो सिलिएटेड हो सकते हैं या स्टीरियो सिलिएटेड हो सकते हैं। काइनो सिलिएटेड हो सकते हैं या स्टीरियो सिलिएटेड हो सकते हैं। काइनो मतलब काइनेटिक, मतलब मोटिलिटी, स्टीरियो मतलब ठीक है नॉन मोटाइल।
तो मोटाई सीलिया कहां देखने को मिलेंगे? जिनमें मोटिलिटी होती है। दो एग्जांपल याद कर लो, काम बन जाएगा। एक तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, और एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा, स्टीरियोसीलिया में आप 3 एग्जांपल याद रख लो, काम बन जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस में एपिडिडाइमिस और उससे डक्ट निकलती है वास डिफरेंस और इंटरनल ईयर। ठीक है, बस 3 एग्जांपल यहां कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और इंटरनल ईयर। बस समझ में आया ना? ये कंप्लीट होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। कोई पॉइंट नहीं छूटा आपका, पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, सारे कंसेप्ट कवर्ड है, नोट्स के भी सारे पॉइंट मैंने पॉइंट्स में कवर्ड कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ किसके? मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ किसका मॉडिफिकेशन है? सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉल्यूमनार। सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉल्यूमनार के मॉडिफिकेशन से बॉडी के ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्लैंड्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड, किसके बेस पर आप क्लासिफाई कर सकते हो ग्लैंड्स को? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर आप क्लासिफाई कर सकते हो यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के अंदर। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब है, ठीक है, सिंगल सेल होगी गोबलेट, तो इसका एग्जांपल क्या याद रखोगे? ठीक है, इसको लिख देते हैं, इसको भी आपको थोड़ा याद रहेगा। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सबसे बोरिंग टॉपिक है पूरे जूलॉजी का। ठीक है, कोशिश करना, ठीक है, इस मिनिमम टाइम में एकदम ब्रेन में सेट हो जाए। ठीक है, सारे पॉइंट्स। तो यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल है आपको याद रखना है, गोबलेट सेल, गोबलेट सेल्स जो म्यूकस रिलीज करते हैं। इसके अलावा पेनिस सेल जो लाइसोजाइम रिलीज करते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा पेनिस सेल के बारे में, पर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोस्टली बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं मल्टी सेलुलर, मोस्टली ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। बस 2 पॉइंट याद रखो, इनको छोड़ करके सारे ऑल आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये गोबलेट सेल है, यूनिसेलुलर ग्लैंड गोबलेट सेल, गोबलेट सेल म्यूकस रिलीज कर रहे हैं। समझ गए ना मेरी बात? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट, इसके बेस पर भी हमको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सोक्राइन, नंबर 2 एंडोक्राइन और नंबर 3 हेट्रो। एक्सो का मतलब यहां डक्ट एब्सेंट होती है, ध्यान रखना है, डक्ट एब्सेंट होगी, अपने सब्सटेंस को डायरेक्टली टारगेट पर रिलीज करते हैं। यहां पर डक्ट प्रेजेंट होगी, एक्सो। डक्ट एब्सेंट होगी, एब्सेंट है इसलिए बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं। ठीक है, रिलीज ऑन टारगेट बाय डक्ट। रिलीज इन बॉडी फ्लूइड। ये बोथ टाइप हो गए, बोथ टाइप मतलब एक्सो भी इसमें आ जाएंगे और
एंडो भी इसमें आ जाएंगे। तो याद कैसे रखना है आपको, ठीक है, कैसे याद रखना, इसमें जो एग्जांपल आएंगे ना, ऑल हार्मोन रिलीजिंग, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स, तो कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए। ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स कैसे होते हैं बेटा, एंडोक्राइन, कोई भी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज कर रही है, ऑल आर एंडोक्राइन, क्योंकि हार्मोन बॉडी फ्लूइड में रिलीज होते हैं, फ्लूइड की हेल्प से उनका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब एक्सोक्राइन में कैसे याद रखना है, बस आपको ऐसे याद रखो, ठीक है, जैसे सलाइवा रिलीजिंग ग्लैंड, सलाइवा रिलीजिंग ग्लैंड्स, इनके पास डक्ट होती है, एक्सोक्राइन है। जैसे म्यूकस रिलीजिंग, म्यूकस, इनमें डक्ट नहीं होती, डक्ट एब्सेंट होती है, डक्ट एब्सेंट, फिर भी हमने इनको एक्सोक्राइन में रखा है क्योंकि अपने सब्सटेंस को डायरेक्टली टारगेट पर रिलीज करते हैं, इसलिए इनको एक्सोक्राइन में इंक्लूड किया है, ठीक है, क्योंकि टारगेट पर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड। आगे आप बात करोगे एंजाइम, एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड्स, समझ रहे हो, सलाइवा हो गया, म्यूकस, ठीक है, स्वेट रिलीजिंग ग्लैंड्स, ठीक है, जो भी आपको याद आता जा रहा है, जो भी आपको याद आता जा रहा है, मिल्क रिलीजिंग ग्लैंड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल आर एक्सोक्राइन, यानी ऑल हार्मोन एंडो, ऑल आर एक्सो, और हेट्रो में सिर्फ आपको 3 एग्जांपल याद रखने हैं, एक तो पेनक्रियास, क्योंकि पेनक्रियास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का पार्ट है, ठीक है, साथ में गोनैड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरी। अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस आपको पता है, ठीक है, हार्मोन भी रिलीज करते हैं और गैमीट्स भी डक के थ्रू करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, ओवरी की, तो ओवरी हार्मोन भी रिलीज करते हैं और ओवा भी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू रिलीज करते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फाइनली हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड का मतलब है मल्टी लेयर, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, फोकस करोगे स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, या इनको यूरोथेलियम भी बोल सकते हो, बिकॉज स्ट्रेचेबल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या याद रखना है आपको, जैसे यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरिनरी ट्रैक का पार्ट है। तो स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू आल्सो कॉल्ड यूरोथेलियम बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नॉन स्ट्रेचेबल की बात करते हैं, भाई नॉन स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल, नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब स्ट्रेटिफाइड को वही स्ट्रक्चर के बेस पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलिमनार, ठीक है। स्क्वेमस को फर्दर डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ केराटिन प्रोटीन, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कोलिमनार, ठीक है, इनमें स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। क्रेटिनाइज, भाई क्रेटिन प्रोटीन कहां डिपॉजिट होगी, स्किन के अंदर। नॉन क्रेटिनाइज गट, ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस। फिर आगे तो सिंगल लेयर आ जाएंगे क्योंकि फूड का एब्जॉर्प्शन होना है। एनल कैनाल, वहां पर फीकल मैटर से एनल कैनाल को प्रोटेक्ट करना है। नेचर ने मल्टी लेयर बनाए, प्रोटेक्शन मल्टी लेयर, समझ रहे हो, एब्जॉर्प्शन सिंगल लेयर, सीक्रेशन सिंगल लेयर, समझ में आ गया होगा। तो ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल, और फीमेल का केस होगा तो वजाइना भी इंक्लूड करोगे, प्रोटेक्शन मल्टी लेयर। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, क्यूबोइडल क्वेश्चन तो नहीं आता पर पता होना चाहिए, जब छोटे छोटे सिक्रेटरी ग्लैंड के डक्ट होते हैं सिंगल लेयर क्यूबोइडल, बड़े बड़े डक्ट होते हैं तो मल्टी लेयर क्यूबोइडल। तो लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड लाइक सलाइवरी, पेनक्रियाटिक एटसेट्रा, इनके जो बड़े बड़े डक्ट होते हैं बेटा, तो वहां पर मल्टी लेयर स्ट्रेटिफाइड, समझ रहे हो ना, मल्टी लेयर स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ये एक सिंगल एग्जांपल लिख दिया है मैंने। आइस की जो कंजक्टिवा होती है वहां पर कोल्यूमिनार, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार देखने को मिल जाते हैं।
क्वेश्चन कभी नहीं आता, बस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होगा, सारे पॉइंट इंक्लूड करते हैं। अब सेल जंक्शन, जंक्शन समझते हो, जो कई चीजों को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, वो सब जंक्शन है। तो आपकी एनसीईआरटी ने 3 ही जंक्शन दे रखे हैं। मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, ध्यान रखना है, मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में नो डाउट मोस्टली सारे जंक्शन यहां देखने को मिल जाते हैं। इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, किसके अंदर, टाइट जंक्शन के अंदर, ठीक है, टाइट जंक्शन, एडहरेंस जोड़ने वाले, ठीक है, और गैप जंक्शन फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट। टाइट जंक्शन का काम क्या है भाई, टाइट जंक्शन का मतलब एक एपिथेलियल टिश्यू है, ये दूसरा एपिथेलियल टिश्यू है, इसको इस तरीके से टाइटली बाइंड कर रहे हैं कि इनके बीच में लीकेज ना हो, लीकेज को रोकने का काम करते हैं, वो टाइट जंक्शन है, ठीक है। स्पेशली हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं, लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। एडहरेंस, एडहरेंस का मतलब बाइंडिंग, बाइंडिंग जोड़ना, बांधना, ठीक है। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, जो आसपास के सेल होते हैं उनको टाइटली बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडहरेंस जंक्शन फॉर बाइंडिंग, समझ रहे हो, जोड़ने का काम करते हैं। एक एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा एपिथेलियल टिश्यू, दोनों एपिथेलियल टिश्यू को टाइटली बाइंड अप करने के लिए, ये टाइटली बाइंड अप करने के लिए ये होते हैं बेटा टाइट जंक्शन, ठीक है, बाइंड करने के लिए टाइट जंक्शन। ऐसे ही हम गैप जंक्शन की बात करते हैं, तो 2 सेल अगर हैं तो इन सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए यहां होते हैं गैप जंक्शन, जो मैंने आपको कई बार डिस्कस भी किया हुआ है कई लेक्चर्स के अंदर। ये गैप जंक्शन होते हैं। गैप जंक्शन फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम बिग मॉलिक्यूल। आपस में जोड़ने का गैप जंक्शन, जो 2 के साइटोप्लाज्म को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम बिग मॉलिक्यूल। एनी डाउट, तीनों जंक्शन क्लियर हो गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कंपोजिशन ध्यान रखना है, मोस्ट अबिंडेंट टिश्यू भी बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबिंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अवर बॉडी, ठीक है। दे आर नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन, लिंकिंग, सपोर्ट, कनेक्टिविटी, समझ रहे हो, जो सबको जोड़ने का काम करते हैं। भाई अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करता हूं तो बेसिक कंपोजिशन भाई 3 चीजें हैं, ठीक है। एक तो ध्यान रखना है आपको सेल्स, दूसरा फाइबर और तीसरा ग्राउंड सबस्टेंस, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया भी था आपको, इट इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जिसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो बेसिक कंपोजिशन अगर हम इनकी बात करेंगे तो बस आपको ये इतना ध्यान रखना है, इसमें सेल्स आ जाएंगे, यहां पर फाइबर्स आ जाएंगे, यहां पर सेल्स आ जाएंगे, यहां पर फाइबर आ जाएंगे, यहां पर और क्या आ जाएगा, एक मिनट, सेल्स, फाइबर, सेल्स आ जाएंगे, यहां पर फाइबर आ जाएंगे, यहां पर बेटा सेल्स आ गए, फाइबर आ गए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल्स और फाइबर के अलावा, ठीक है, सेल्स और फाइबर के अलावा, तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहां पर, ठीक है, ग्राउंड सबस्टेंस। ग्राउंड सबस्टेंस, ठीक है। अब सेल्स, फाइबर और ग्राउंड सबस्टेंस सारे ही कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाले हैं, ठीक है। बस वेरिएशन होगा फाइबर्स का, कुछ सेल्स का, तो कुछ ग्राउंड सबस्टेंस का, ठीक है। अगर मैं सेल्स की बात करता हूं तो मेनली कुछ एग्जांपल हम लिख देते हैं, जैसे, ठीक है, मीजनकाइमल सेल्स, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, मीजनकाइमल सेल, फाइब्रोब्लास्ट। इसके अलावा बात करते हैं मास्ट सेल, ठीक है, मीजनकाइमल सेल हो गए, फाइब्रोब्लास्ट हो गए, मास्ट सेल हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। इसके अलावा प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स एटसेट्रा। ये मेन सेल लिख दिए जो आपको याद रहेंगे, लगभग लगभग हर कनेक्टिव टिश्यू में मिल ही जाएंगे। कुछ वेरिएशन होगा, जैसे फाइब्रोब्लास्ट है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड में नहीं होते, ठीक है, पर इट इज बेसिक कंपोजिशन। फाइबर्स की अगर बात करते हैं तो फाइबर्स में आपको ध्यान रखने भाई, व्हाइट फाइबर भी हो सकते हैं, येलो फाइबर भी हो सकते हैं, ठीक है, और रेटिक्यूलर, रेटिक्यूलर नेटवर्क लाइक फाइबर भी हो सकते हैं। भाई जब ये व्हाइट की बात आएगी, कोलेजन, कोलेजन, कोलेजन व्हाइट फाइबर होते हैं। येलो इलास्टिन, इलास्टिन। रेटिकुलर मतलब नेटवर्क लाइक, ठीक है, नेटवर्क लाइक, नेटवर्क ऑफ थिन कोलेजन प्लस रेटिकुलिन प्रोटीन। इनको रेटिकुलर फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और ग्राउंड सबस्टेंस में एक ही याद रख लो, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ये वो मेन ग्राउंड सबस्टेंस है जिसके अंदर फाइबर और सेल फ्लोट करते हैं या स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये मेन कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक कंपोजिशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिक कंपोजिशन सारी जगह मिलेगा। अब हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 ग्रुप में, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं या पढ़ा चुके हैं, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, क्या क्या, ठीक है, एक तो बोन, कार्टिलेज, ये हम पढ़ा आगे डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में, और फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो हम ब्लड में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा लूज और डेंस को एनसीईआरटी ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो समझ लो एनसीईआरटी क्या बोल रही है। लूज का मतलब ढीले, समझना, अगर ग्राउंड सबस्टेंस के अंदर फाइबर कम है, मैट्रिक्स ज्यादा है, तो फ्लूइड ढीला होगा। अगर ग्राउंड सबस्टेंस के अंदर, समझना, फाइबर बहुत ज्यादा है, समझना मेरी बात, कंपैरेटिव मैट्रिक्स ग्राउंड सबस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, लूज कनेक्टिव टिश्यू मींस मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर, ओके। डेंस का मतलब उल्टा कर दो भाई, डेंस है मोर फाइबर एंड लेस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यहां पर कम होगा, ठीक है। मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर, मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स, क्लियर, बिल्कुल। लूज एंड डेंस, अब इनको भी तो क्लासिफाई किया जा सकता है, एनसीईआरटी ने किया है क्लासिफाई, ठीक है। एनसीईआरटी लूज को क्लासिफाई करती है 2 पार्ट में, समझ मेरी बात। सबसे पहले एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, और दूसरा एनसीईआरटी बोलती है यहां पर एडिपोज, एडिपोज, ठीक है। अब एरुलर की बात करते हैं तो एर जो क्या करते हैं, एरियोला, एरुला माने क्या होता है समझते हो, एरुला मतलब बॉडी कैविटी, जो हमारी बॉडी कैविटी को फिल करने का काम करता है वो एरियोलर है, समझ रहे हो ना मेरी बात। एडिपोज इट इज अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट, ठीक है, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बेनेथ स्किन, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, ठीक है। स्किन के नीचे, ठीक जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। साथ में ध्यान रखना है आपको, एक पॉइंट और याद रखो, एक्ट एज फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यू,
ये एपिथेलियल टिश्यू के लिए फ्रेमवर्क का भी काम करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एरोलर, ठीक है, क्या करते हैं, फिल द एरियोला, एरियोला, एरियोला मतलब बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी को फिल करने का काम करता है वो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है। समझ रहे हो, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो स्किन के ठीक नीचे होते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और फ्रेम वर्क का भी काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्रेमवर्क का भी काम कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के लिए। जबकि अगर मैं एडिपोज की बात करता हूं बेटा, ठीक है, तो एडिपोज फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है, ये ध्यान रखना है आपको पहला। दूसरा ध्यान रखना है आपको, कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बेनेथ स्किन, स्किन के ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं, एक्ट एज इंसुलेटर, और इंसुलेटर की तरह ये वर्क भी करते हैं, समझ रहे ना मेरी बात। और फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बाय द स्किन, एक्ट एज इंसुलेटर, ठीक है, इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है, किस किस के अंदर, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट के अंदर। बस सफिशिएंट है, इतना सारा आपने कवर कर दिया, एनसीईआरटी पूरी का वर्ड है। जबकि डेंस की अगर बात करते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, डेंस का मतलब मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स, इसको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो डेंस को किसमें, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर में, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर। अगर डेंस रेगुलर की बात करते हैं, रेगुलर का मतलब है जहां पर फाइबर का ओरिएंटेशन रेगुलर पैटर्न में है, और जहां फाइबर का ओरिएंटेशन इरेगुलर पैटर्न में है वो डेंस इरेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, तो डेंस रेगुलर में डिवाइड कर दिया हमने, यहां डेंस इरेगुलर में डिवाइड कर दिया, ओरिएंटेशन के तो अंतर है, डायग्राम दिखाते हैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां ओरिएंटेशन क्या है, रेगुलर, यहां ओरिएंटेशन क्या है, कोलेजन फाइबर का इरेगुलर, तो ये क्या हो गया, डेंस रेगुलर, ये क्या हो गया, डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर, क्लियर है बिल्कुल। ये क्या हो गया, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, एडिपोज, और ये क्या हो गया, एरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दे रखे हैं, एरेगुलर का डायग्राम दे रखा है, ठीक है, एडिपोज का दे रखा है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर ओरिएंटेशन का अंतर है, ठीक है। अब डेंस रेगुलर की अगर बात की जाए तो इनको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, किसके अंदर किया जा सकता है फर्दर क्लासिफाई, इसमें दो एग्जांपल आएंगे, ठीक है, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। भाई जब भी टेंडन की बात आएगी, ठीक है, टेंडन की बात आएगी, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं टेंडन, ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर, कोलेजन होते हैं। जबकि अगर मैं लिगामेंट की बात करता हूं तो यहां पर इलास्टिन, इलास्टिन के साथ साथ कोलेजन भी होते हैं, कोलेजन दोनों ही होते हैं इसके अंदर। टेंडन वो होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ेगा, सॉरी बोन को मसल से जोड़ेगा, टेंडन होगा, जो बोन को बोन से जोड़ेगा वो लिगामेंट होगा, ठीक है, बोन टू मसल्स। जबकि लिगामेंट की बात करते हैं बोन टू बोन, बस ये मेन पॉइंट सारे आ गए जो आपको याद रखने, ठीक है। जबकि इरेगुलर की बात करते हैं, डेंस इरेगुलर, ये क्या बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं, कवरिंग ऑफ ऑर्गन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में जो बोन्स की कवरिंग होती है क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, कार्टिलेज की कवरिंग होगी, बोन्स की कवरिंग होगी, लिवर की कवरिंग हो गई, लिवर की कवरिंग को ग्लीसंस कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है।
जैसे हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम बोलेंगे, बोन की कवरिंग को पेरिओस्टियम बोलेंगे, कार्टिलेज की कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम बोलेंगे। पेरी मतलब आउटर, पेरीफ्री पर मिलने वाले फाइबर, ठीक है। तो पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, ग्लीसंस कैप्सूल एटसेट्रा। जितनी भी कवरिंग बनती है ऑर्गन की वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। डेंस रेगुलर के अंदर जिसमें ओरिएंटेशन रेगुलर है, टेंडन, लिगामेंट, कोलेजन, इलास्टिन, बोथ बोन टू मसल्स, बोन टू बोन कनेक्शन, ये कंप्लीट होता है आपका, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम एकदम क्लियर है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब स्पेशलाइज्ड की अगर बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड के अंदर कार्टिलेज आ जाएगी और बोन आ जाएगी। कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है, कंपोजिशन वही है, ठीक है। स्ट्रक्चर में बस ध्यान रखना है आपको, यहां कोलेजन फाइबर होते हैं और इलास्टिन फाइबर भी हो सकते हैं इन केस ऑफ ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज। कार्टिलेज सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स की खास बात क्या है, ये एवेस्कुलर होता है। मैट्रिक्स टोटली एवेस्कुलर होता है, कोलेजन फाइबर होते हैं। यहां पर कार्टिलेज को बनाने वाले सेल को क्या बोलते हैं हम, कॉन्ड्रोसाइट। और कार्टिलेज कैविटी के अंदर होते हैं, इसको बोलते हैं लैक्यूने। इन कैविटीज को क्या बोलते हैं, लैक्यूने, जिसके अंदर कार्टिलेज को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स यानी कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। बस 3 बातें ध्यान रखनी इसके अंदर, क्या बोलेंगे, लैक्यूने। और ईच लैक्यूने, ये ध्यान रखना है, contain 2 to 4 chondrocytes, ठीक है, 1 या 2 to 4 कॉन्ड्रोसाइट, सिंगल भी हो सकती है और 2 to 4 ग्रुप में भी हो सकते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ये कार्टिलेज का सिंपल सा डायग्राम है। क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अगर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात करते हैं तो उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है हमने, हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलीन का मतलब होता है ट्रांसल्यूसेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाली कार्टिलेज होती है, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जैसा, ठीक है, समझना। मैट्रिक्स कंटेन थिन टाइप 2 कोलेजन फाइबर। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोलेजन फाइबर नहीं होते, बहुत थिन टाइप 2 कोलेजन फाइबर होते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ उसी की वजह से आती है, ठीक है। बिना फाइबर के तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कहां मिलते हैं, सेप्टम ऑफ नोज, ये तो टिप हो गई, सेप्टम ऑफ नोज नंबर 1 एग्जांपल याद रखना है। नंबर 2 फिर आ जाओ नीचे, सेप्टम के बाद सीधे लैरिंग्स, लैरिंग्स याद रखना है। शी शेप कार्टिलेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सी शेप कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज थे। इसके अलावा कॉस्टल रिब्स, हमारे रिब्स के कार्टिलेज भी इसी के मिलने से बनते हैं, हाइलीन कार्टिलेज। 4 एग्जांपल याद कर लो, काम बन जाएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, सेप्टम ऑफ नोज, लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, सी शेप कार्टिलेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कॉस्टल रिब्स। रिब्स स्टर्नम से जब जुड़ते हैं तो यहां पर हाइलीन कार्टिलेज होते हैं। भाई बात सेकंड कार्टिलेज कौन सी है, इलास्टिक कार्टिलेज, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। टिप ऑफ नोज, पिन ऑफ ईयर, ठीक है, और सॉफ्ट है, ठीक है। एपिग्लोटिस, ठीक है। तो 2-3-4 एग्जांपल याद रखना है। इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर इलास्टिन फाइबर होते हैं, टिप ऑफ नोज, एपिग्लोटिस, पिन ऑफ ईयर और यूस्टिकेशन ट्यूब ऑफ ईयर, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपको यहां याद रखने हैं, 4 मैंने यहां बता दिए हैं आपको। और फाइब्रस कार्टिलेज, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, सबसे मजबूत होती है फाइब्रस, समझ रहे हो, क्योंकि यहां थिक कोलेजन फाइबर होते हैं, मजबूत होती है। जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बैकबोन के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ना, उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क मजबूत होती है, टूटती नहीं बेटा, फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो हमारा नीचे का गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल, ठीक है, उसके बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस, अगेन इसी से मिलकर बनी होती है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क
क्योंकि यहाँ थिक कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये 3 टाइप के कार्टिलेज, इनके एग्जाम्पल ब्रेन में सेट करने ही होंगे, ठीक है। अब फाइनली हम बात करते हैं बोन। तो बोन की कंपोजिशन पर क्वेश्चन बन जाता है। बेसिक कंपोजिशन तो 3 वही है, फाइबर होंगे, मैट्रिक्स होगा, सेल होगा, ठीक है। फाइबर में कोलेजन फाइबर होंगे यहां पर, ठीक है। जबकि अगर मैं कार्टिलेज में बात करता हूं तो कोलेजन और इलास्टिन दोनों ही देखने को मिल रहे थे, अभी हमने बता भी दिया। मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रिक्स में क्वेश्चन एक बनता है कंपोजिशन के ऊपर। यहां ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस 30 to 40%, इनऑर्गेनिक 60 to 70%, ये क्वेश्चन बनता है। ऑर्गेनिक में मैंने बताया था ओसिन प्रोटीन पर क्वेश्चन आता है। डॉग जिसका दीवाना होता है, कुत्ते के मुंह में अगर हड्डी हो ना, कोशिश ही मत करना छीनने की, क्योंकि उसमें ओसिन प्रोटीन का, समझ रहे हो ना, एक फ्लेवर आता है उस वजह के, वो उस वजह से वो दीवाना होता है। जैसे बच्चे के लिए लॉलीपॉप, ऐसे ही डॉग के लिए बोन, समझ रहे हो, ड्यू टू ओसिन प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं जो मैक्सिमम होते हैं, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, समझ रहे हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट, पर कैल्शियम फॉस्फेट कंपैरेटिव कैल्शियम कार्बोनेट सब ज्यादा होता है। परसेंटेज में क्वेश्चन आएगा, कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा होता है कंपैरेटिव कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आइंस भी होते हैं, जो ओनली 5% पार्ट ही इसमें, समझ रहे हो ना, यूज होता है इसका। इसके अलावा सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऐसी कार्टिलेज में कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, बस कॉन्ड्रो लगा देंगे वहां पर, ठीक है भाई। ऑस्टियोब्लास्ट कंटिन्यू डिवाइड करने वाले सेल, ठीक है। ऑस्टियोसाइट किसी भी सेल के आगे लास्ट में ब्लास्ट लगा है, मींस उसकी डिवीजन कंटिन्यू हो रही है। साइट, डिवीजन स्टेबल हो गई, मैच्योर हो गई। ये कार्टिलेज, अगर कार्टिलेज का केस है तो उसको मेंटेन करेगी, ऑस्टियो की लगा हुआ है तो बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, दोनों ही मिलकर के फॉर ग्रोथ ऑफ बोन। जबकि ऑस्टियोक्लास्ट ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन मतलब समझते हो, ब्रेक डाउन। ऑफ कार्टिलेज। भाई जब बेबी का बर्थ होता है ना, तो मैक्सिमम बॉडी कार्टिलेज के मिलने से बनती है, पता है ना आपको, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, ये कार्टिलेज रिप्लेस होते हैं बोन के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहां तो हम बोन की बात कर रहे हैं, ऑस्टियो की बात कर रहे हैं, तो रिजॉर्प्शन, ब्रेक डाउन ऑफ बोन, बोन लिख दो क्योंकि ऑस्टियो की बात है। सेम ये सेल वहां पर भी थे, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, बोन का रिजॉर्प्शन हो रहा है। रिजॉर्प्शन का मतलब है ब्रेक डाउन, रिजॉर्प्शन का मतलब है ब्रेक डाउन, ठीक है। जब भी आपकी बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है तो यही मैक्रोफेज, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट आपकी बोन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं और ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन में फाइबर में यहां ओनली कोलेजन फाइबर होंगे। मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक में सिर्फ ओसिन प्रोटीन याद रखनी है। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो वहां पर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम, ठीक है, कार्बोनेट कम होता है, फॉस्फेट ज्यादा होता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में अगर बात करते हैं तो मैंने बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आइंस भी याद रखने। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ब्लास्ट कंटिन्यू डिवाइड करने वाले सेल, साइट जिनकी डिवीजन कैपेसिटी कंट्रोल्ड हो जाती है, दोनों ही मिलकर बोन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ऑस्टियो के आगे अगर कॉन्ड्रो लगा दोगे तो कार्टिलेज के सेल बन जाएंगे, ठीक है। और क्लास्ट का मतलब है फैगोसाइटिक सेल्स, बोन ईटिंग सेल ऑस्टियोक्लास्ट, कार्टिलेज ईटिंग सेल कॉन्ड्रोक्लास्ट, फिनिश, ठीक है। तो अब एक, हाँ, ये वाली बात तो ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर, कभी कभी स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आएगा। बोन का अगर आप सेक्शन कट करके देखोगे, स्पेशली कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है, आप समझ रहे हो, कॉम्पैक्ट बोन जो होती है बहुत हार्ड होती है। सेंटर के अंदर हैवर्शियन कैनाल्स होते हैं, इसके अंदर ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। हैवर्शियन कैनाल्स होते हैं, ठीक है। यहां छोटे छोटे लैक्यूने के अंदर सेल्स होते हैं, लैक्यूने, और लैक्यूने के अंदर जो सेल दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ईच
कंटेन सिंगल ऑस्टियोसाइट। वहां पर मैंने बताया था सिंगल भी होते थे और पेयर में भी होते थे, ग्रुप में भी होते थे, 2 to 4, बट यहां ईच कंटेन सिंगल ऑस्टियोसाइट। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो 3 ही मसल्स हैं, ध्यान रखना है आपको, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। ठीक है, स्केलेटल मसल्स की हम बात करते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, यहां पर स्पिंडल शेप, यहां अगेन सिलिंड्रिकल, यहां ध्यान रखना है सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच है, अनब्रांच, यहां पर भी ध्यान रखना है अनब्रांच, जबकि यहां पर कैसा है, ब्रांच्ड। यहां ध्यान रखना है मल्टी न्यूक्लिएटेड, जबकि यहां पर कैसा है, यूनी न्यूक्लिएटेड। अब यहां आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड लग रहा है, पर इट इज अ सिंगल कार्डियक मसल, तो ये कैसा होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो यूनी न्यूक्लिएटेड है, जहां पर गैप जंक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, गैप जंक्शन विद इंटरकैलेटेड डिस्क, तो गैप जंक्शन भी देखने को मिल रहा है, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल विद इंटरकैलेटेड डिस्क, ये खास बात है। ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड यहां क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, यहां एब्सेंट होंगे, नहीं दिख रहे ना, यहां अगेन प्रेजेंट होंगे। और जहां पर भी लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं उन मसल्स को हम बोलते हैं क्या, स्ट्राइटेड, इनको भी बोलेंगे स्ट्राइटेड, इनको स्ट्राइप्ड भी बोलते हैं, इनको भी स्ट्राइप्ड बोल सकते हो। स्ट्राइटेड का मतलब है लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है, और स्ट्राइप का मतलब है ट्रांसवर्स बैंड प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रांसवर्स बैंड प्रेजेंट है, उसको स्ट्राइप बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है बिल्कुल। अब फाइनली ये बात आती है नर्वस टिश्यू लास्ट। अगर नर्वस टिश्यू की बात करते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हो, नर्वस टिश्यू किस किस के मिलने से बनते हैं, 2 टाइप के टिश्यू। ठीक है, एक तो नर्व सेल्स होते हैं इसके अंदर, और साथ में क्या होगा, न्यूरोग्लियल सेल। भाई नर्व सेल्स 10 to the power 11 होते हैं, जबकि ग्लियल सेल की बात करते हैं, ये वॉल्यूम का मोर देन 50% पार्ट होते हैं। समझ रहे हो ना, 50% पार्ट होते हुए भी अगर आपसे पूछा जाए नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, आप बोलोगे नर्व सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सेल। ये एक्साइटेबल होते हैं, पर ये एक्साइटेबल नहीं होते, ये इंपल्स के कंडक्शन और ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी, यहां सेल डिवीजन नहीं होती। क्लियर है बिल्कुल, नर्व सेल्स के अंदर सेल डिवीजन नहीं होती। ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जितने न्यूरॉन बनने हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, बाद में इनके अंदर डिवीजन नहीं होता क्योंकि सेंट्रल एब्सेंट होता है। ठीक है, जबकि न्यूरोग्लियल सेल की बात करते हैं जो मोर देन 50% वॉल्यूम का बनाते हैं, फिर भी ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं है, ये सपोर्टिंग सेल्स है। ये न्यूरॉन के नर्व सेल का सपोर्ट करते हैं, उनकी बाइंडिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। समझ रहे हो, एक्साइटेबल नहीं होते, पर यहां सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है, जैसे स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, एस्ट्रोसाइट सेल, ठीक है, एपिंडाइमल सेल एटसेट्रा, ढेरों सारे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ऑल आर ग्लियल सेल। तो इन दोनों टाइप के सेल के मिलने से, यानी न्यूरॉन और ग्लियल सेल के मिलने से नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। समझे माय डियर? तो आज यहां पर आकर के लगभग सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिए। ठीक है, और बेहतर तरीके से एनिमल टिश्यू ब्रेन में सेट हुआ होगा। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।